आज हम ब्लॉक प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ब्लॉक प्रमेय का कथन देखें। तो ब्लॉक प्रमेय एफ ब्लॉक नामक वैज्ञानिक ने 1928 में जो ठोसों में इलेक्ट्रॉन पीरियडिक पोटेंशियल यानी आवर्ती विभव में मूव करते हैं उनके लिए प्रस्तुत की थी। इसके कथनानुसार किसी ब्रेवे जालक के सभी जालक स्थानांतरण सदिशों T के लिए क्रिस्टल आवर्ती विभव UR = UR + T को संतुष्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन के आइगन फलन psi के R को एक समतल तरंग एवं ब्रेवे जालक के आवर्तिता फलन के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो psi के R = e⁻r UK.R तो यदि आप इस कथन को समझना चाहें तो इसे इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो क्रिस्टल है, सॉलिड है, उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो पीरियडिक होता है, आवर्ती होता है। जहां यदि ये UR यदि पोटेंशियल एनर्जी है तो किसी R पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी दूसरे पॉइंट पे जिस पर आप T वेक्टर से स्थानांतरित होकर आए हैं, दोनों पॉइंट पे समान होती है क्रिस्टल के अंदर। तो यदि क्रिस्टल में आप कोई तरंग फलन psi के R देना चाहते हैं तो वह e⁻r और UK_R का गुणनफल होता है, जहां UK_R की वही आवर्तिता है जो कि पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा की आवर्तिता होती है। के यहाँ वेव वेक्टर है। The eigenfunction of periodic Hamiltonian H can be chosen so that associated with each psi k R a wave vector k such that psi k R = e⁻r UK.R ये जो ब्लॉक थ्योरम है उसका एक फॉर्म है। आप इसे सेकंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। psi k R + R कैपिटल R = e⁻r psi k R, जहां R पोजीशन वेक्टर है। आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि कोई लैटिस पॉइंट को आपने ओरिजिन लिया हुआ है तो कोई दूसरा लैटिस पॉइंट है उसको अगर आप किसी ओरिजिन से उस पॉइंट तक वेक्टर बनाते हैं तो ये जो वेक्टर है उसे R यानी R से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r से, जो कि ओरिजिन वेक्टर या स्थिति सदिश कहलाता है। और कैपिटल R लैटिस वेक्टर है। लैटिस वेक्टर दो लैटिस पॉइंट्स को मिलाने वाला वेक्टर है। दो जालक बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश जालक सदिश कहलाता है, जो कि हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस ब्लॉक थ्योरम को, ब्लॉक प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं।
तो हमने इससे पहले के वीडियो में बात की थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको कंप्लीटली सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह ट्रीट किया गया है, जिसमें कि जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है या जीरो लेके चलते हैं। इसलिए जो वेव फंक्शन है वो प्लेन वेव फंक्शन psi r इज इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ आटा k डॉट r से दिए जाते हैं। लेकिन वास्तव में सॉलिड्स में, क्रिस्टल्स में पीरियडिक पोटेंशियल होता है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं इससे पहले के वीडियो में कि सॉलिड्स के अंदर पीरियडिक पोटेंशियल होता है। तो अब जो वेव फंक्शन दिए जाएंगे वो psi k r इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ आटा k डॉट r u k r से दिए जाते हैं। ये ब्लॉक वेव फंक्शन कहलाते हैं, ब्लॉक वेव फंक्शन है। और u k r ऐसा फंक्शन है जिसकी पीरियडिसिटी वही है जो कि पोटेंशियल एनर्जी की होती है। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम लिखेंगे तो माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 psi k r प्लस u r psi k r इज इक्वल टू e k psi k r, जहां स्मॉल r पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश और कैपिटल R लैटिस वेक्टर यानी जालक सदिश है। u r पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब स्थितिज ऊर्जा है। अब लैटिस में जो एटम्स हैं वो आवर्ती क्रम में व्यवस्थित हैं, जिसको हमने एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो a है। तो अगर हम इस पॉइंट को, यहाँ पर किसी पॉइंट को स्मॉल r से, इस पॉइंट का कोई लैटिस पॉइंट है जिसको हमने ओरिजिन लिया है, वहां से ये वेक्टर बनाया है, तो ये वेक्टर r, इसकी पोजीशन r स्मॉल r से बताई गई है। और तो इसकी r प्लस a हो जाएगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है पीरियडिक है, इस कारण से जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होगी वही पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर होगी। तो u r इज इक्वल टू u r प्लस a, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा आवर्ती है, पीरियडिक है, इस कारण से u r इज इक्वल टू u r प्लस a। अब हमने ब्लॉक फंक्शन की बात की कि पीरियडिक पोटेंशियल्स में जो फंक्शन है वो ब्लॉक फंक्शन से दिया जाता है। तो psi k r इज इक्वल टू u k r इज e टू द पावर ऑफ आटा k डॉट r। यदि हम इधर r प्लस r रिप्लेस करें तो यहाँ r प्लस r, यहाँ पर r प्लस r लिखा है। तो चूंकि u k हमने बात की कि u k की वही पीरियडिसिटी है जो कि पोटेंशियल एनर्जी की है। चूंकि पोटेंशियल एनर्जी की पीरियडिसिटी, इस कारण से हम u k r प्लस r को u k r लिख सकते हैं, दोनों बराबर एक ही बात है। और e टू द पावर ऑफ आटा k डॉट स्मॉल r को यहाँ ले लिया है और e टू द पावर ऑफ आटा k कैपिटल R को यहाँ ले लिया। तो ये आपका u k r e टू द पावर ऑफ आटा k डॉट r वो psi k r हो गया आपका। तो psi k r e टू द पावर ऑफ आटा k डॉट r। तो ये एक और फॉर्म हो गई, ब्लॉक फॉर्म है एक और ब्लॉक फंक्शन रिप्रेजेंट करने का। और ये तो ब्लॉक जो फंक्शन दो तरह से रिप्रेजेंट, ब्लॉक थ्योरम में जो ब्लॉक फंक्शन है वो दो तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। एक तो ये वाला तरीका है और दूसरा इस तरीके से। अब हम इसे प्रूव करते हैं ब्लॉक थ्योरम को। तो प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले एक ट्रांसलेशनल ऑपरेटर डिफाइन कर रहे हैं। ट्रांसलेशनल ऑपरेटर T कैप R।
यानी स्थानांतरण संकारक एक डिफाइन किया है टी कैप आर, जहां आर लैटिस वेक्टर है, जालक सदिश है। ये किस तरह का ट्रांसलेशनल ऑपरेटर है कि आप जब किसी फंक्शन पे इसे ऑपरेट करते हैं तो वो फंक्शन एफ आर प्लस आर हो जाता है। अब चूंकि पीरियडिक पोटेंशियल, चूंकि पोटेंशियल पीरियडिक है, तो जो हैमिल्टोनियन है वो भी पीरियडिक ही होगा, आवर्ती। तो एच आर इज इक्वल्स टू एच आर, जहाँ एच हैमिल्टोनियन है तो एच आर इज इक्वल्स टू एच आर प्लस आर। अब हम साई आर पे एच आर ऑपरेट कराएंगे और इसके ऊपर ट्रांसलेशनल ऑपरेटर से ऑपरेशन ऑपरेट करा रहे हैं। तो चूंकि देख टी कैप आर जिस फंक्शन पे ऑपरेट करता है तो ये एफ आर प्लस आर हो जाता है। तो चूंकि एच आर पे ये ऑपरेट कर रहा है तो ये एच आर प्लस आर हो जाएगा और ये आर प्लस आर हो जाएगा। और एच आर प्लस आर चूंकि पीरियडिक है तो एच आर प्लस आर विल बी इक्वल टू एच आर। तो ये हो जाएगा एच आर साई आर प्लस आर। तो आप देख रहे हैं कि पहले एच आर को इस फंक्शन पे ऑपरेट कराया और फिर ट्रांसलेशनल ऑपरेटर को ऑपरेट कराया है, तो आपको एच आर साई आर प्लस आर मिल रहा है। अब हम पहले ये साई पर पहले ट्रांसलेशनल ऑपरेटर को ऑपरेट कराएंगे और फिर हैमिल्टोनियन को ऑपरेट कराएंगे, फिर देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं पहले ट्रांसलेशनल ऑपरेटर को साई आर पे ऑपरेट कराया और फिर एच आर को हैमिल्टोनियन को ऑपरेट कराया, तो ये ऑपरेट करेगा साई पे, तो इट विल बी साई आर प्लस आर। तो ये हो गया एच आर साई आर प्लस आर। और पहले भी हमें एच आर साई आर प्लस आर मिला था, तो हम देख रहे हैं कि साई पर पहले एच आर को ऑपरेट कराया और फिर टी आर को, तो ये मिला। और बाद में हमने टी आर को पहले ऑपरेट कराया और फिर एच आर को ऑपरेट कराया, तब भी यही मिल रहा है। दैट मीन्स टी कैप आर एच आर इज इक्वल टू एच आर टी कैप आर। इसका मतलब कि टी आर ट्रांसलेशनल ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन आपस में कम्यूट करते हैं, आपस में क्रम विनिमय है। टी आर और एच आर का आपस में क्रम विनिमय है और हम जानते हैं यदि दो ऑपरेटर आपस में कम्यूट करते हैं तो उनका आइगन फंक्शन कॉमन होता है। ये एक थ्योरम है कि यदि दो ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट करते हैं तो उनका आइगन फंक्शन कॉमन होता है। अब हम ये देखेंगे कि जो ट्रांसलेशन ऑपरेटर, अभी हमने ये बात की कि ट्रांसलेशन ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन आपस में कम्यूट करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो ट्रांसलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये आपस में भी एक दूसरे से कम्यूट करते हैं। तो हमने दो ट्रांसलेशन ऑपरेटर ले लिए हैं, टी आर और टी आर प्राइम। तो टी आर हम साई आर पे टी आर और टी आर प्राइम को ऑपरेट करा रहे हैं, तो पहले टी आर प्राइम को ऑपरेट कराया है तो ये आर प्लस आर प्राइम हो जाएगा। फिर टी आर ऑपरेट कराएंगे तो ये साई आर प्लस आर प्राइम प्लस आर। तो ये इसे हम लिख रहे हैं टी आर प्लस आर प्राइम साई आर लिख सकते हैं इसे हम। वैसे अब हम पहले टी आर ऑपरेट कराएंगे
फिर टी आर प्राइम ऑपरेट कराएंगे तो ये टी आर जब साई आर पे ऑपरेट करेगा तो ये साई आर प्लस आर हो जाएगा और फिर टी आर प्राइम ऑपरेट कराएंगे तो ये टी आर प्लस आर प्राइम। तो इसको भी हम लिख सकते हैं टी आर प्लस आर प्राइम साई आर। चूंकि टी आर प्लस आर प्राइम और टी आर प्लस आर प्राइम बराबर होंगे, समान है, क्योंकि चाहे आप आर प्लस आर प्राइम लिखो चाहे आर प्लस आर प्राइम प्लस आर लिखो, एक ही बात है। इसका मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, दैट मीन्स ये भी सेम होंगे। मतलब टी आर प्राइम विल बी इक्वल टू टी आर प्राइम टी आर। इसका मतलब जो टी आर और टी आर प्राइम आपस में कम्यूट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसलेशनल वेक्टर्स ये ट्रांसलेशनल ऑपरेटर्स भी आपस में कम्यूट करते हैं। क्योंकि ट्रांसलेशनल ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट करते हैं और हैमिल्टोनियन ट्रांसलेशन ऑपरेटर्स से कम्यूट करते हैं, इसका मतलब इनमें आपस में सारे ट्रांसलेशनल ऑपरेटर्स और हैमिल्टोनियन में जो आइगन फंक्शन है वो कॉमन होगा। इसे और तो आगे देखें कि यहाँ हमने देखा कि टी आर प्राइम इज इक्वल टू टी आर प्राइम टी आर। तो यदि आर प्राइम तो ये इधर ये हो जाएगा टी आर प्लस आर प्राइम, ये आर प्लस क्योंकि आर प्लस आर प्राइम हो जाएगा यहाँ। तो यदि r इज इक्वल टू आर प्राइम, यदि हम r प्राइम की जगह r लिख दें तो ये टी आर और यहाँ r है तो टी स्क्वायर आर आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू, और यहाँ r हो गया तो ये टी टू आर, तो ये टी टू आर। तो टी आर इज इक्वल टू टी टू आर, टी स्क्वायर आर इज इक्वल टू टी टू आर। तो जनरलाइज कर दें इसको, टू की जगह एल लिख दे, टी एल आर इज इक्वल टू टी एल आर। So hence translational vectors commute with each other and also commute with H. Therefore, we can choose eigenfunction which are common to all of them. तो चूंकि ट्रांसलेशनल ऑपरेटर्स और हैमिल्टोनियन आपस में एक दूसरे से कम्यूट करते हैं तो उनका एक कॉमन आइगन फंक्शन होगा और हम उस कॉमन आइगन फंक्शन को साई आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो कॉमन आइगन फंक्शन है उसे हम साई आर लेके चल रहे हैं। इसका मतलब हम आइगन वैल्यू इक्वेशन तीनों के लिए लिख सकते हैं। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन लिख रहे हैं हम एट साई आर इज इक्वल टू ई साई आर, ये हैमिल्टोनियन के लिए आइगन वैल्यू इक्वेशन है। अब कैपिटल टी आर, ये कैपिटल टी है, मतलब ट्रांसलेशनल ऑपरेटर्स के लिए आइगन वैल्यू इक्वेशन लिख रहे हैं। हमने उसका जो स्मॉल टी आर है वो आइगन वैल्यू ले रखी है। तो कैपिटल टी आर साई आर इज इक्वल टू टी आर साई आर, ये ट्रांसलेशनल ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यू इक्वेशन हो गई। ये आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखी हुई है। अब टी आर साई आर इज इक्वल टू टी साई आर। अब हम इस पर टी आर ऑपरेट करा रहे हैं तो टी आर साई आर, तो यहाँ टी आर लिखेंगे तो ये टी आर साई आर, तो ये टी आर साई आर पे ऑपरेट करेगा तो टी आर साई आर इज इक्वल टू टी साई आर। तो टी साई आर लिखा है, टी साई आर। अब चूंकि इसे बाहर निकालने कांस्टेंट है, आइगन वैल्यू है, तो इसे बाहर निकाल लिया है। तो ये ऑपरेट करेगा इस पे कैपिटल टी आर साई आर पे, तो आपको फिर टी आर साई आर मिलेगा।
तो ये आप टी स्क्वायर टी आर को टी स्क्वायर आर लिख रहे हैं, तो टी स्क्वायर आर साई आर। तो आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि टी एल आर इसी तरह से और ऑपरेट करा के कि टी एल आर साई आर इज इक्वल टू टी एल आर साई आर। जैसे यहाँ पर कैपिटल टी टू आर साई आर इज इक्वल टू स्मॉल टी टू आर साई आर, वैसे ही टी कैपिटल आर सॉरी कैपिटल टी एल आर साई आर इज इक्वल टू टी एल आर साई आर। यहाँ पर हम इसमें आर की जगह एल आर रिप्लेस कर रहे हैं, तो टी एल आर साई आर विल बी इक्वल टू, ये कैपिटल आर है इसमें टी कैपिटल आर, तो कैपिटल आर की जगह एल आर लिख सकते हैं, टी एल आर साई आर। वो यहाँ लिखा है क्योंकि टी एल आर साई आर इज इक्वल टू टी एल आर साई आर। तो आपने देखा कि चूंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं कि टी एल आर इज इक्वल टू टी एल आर, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, सेम है, तो ये दोनों भी सेम होंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं टी एल आर इज इक्वल टू टी एल आर। मतलब जो आइगन फंक्शन जो आइगन वैल्यू है वो इस फॉर्म में होगी। आपको आइगन वैल्यू इस तरह से चूज करनी है कि वो इसको सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे कि टी एल आर इज इक्वल टू टी एल आर। अब हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यदि कोई फंक्शन होगा तो वो इस तरह की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे? यदि मान लीजिए कोई फंक्शन एफ आर है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इस तरह से e टू द पावर ऑफ आर, तो यदि आप n f टू द पावर ऑफ n करें तो ये e टू द पावर ऑफ nr हो जाएगा। और यदि आप f nr मतलब r की जगह nr लिखें तो यहाँ पर भी e nr, तो वही हो जाएगा f nr। तो आप देख रहे हैं कि f nr विल बी इक्वल टू f nr यदि फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एफ एन आर इज इक्वल टू एफ टू द पावर ऑफ एन आर इज इक्वल टू एफ एन आर। यही कंडीशन है टी टू द पावर ऑफ एल आर इज इक्वल टू टी एल आर। दैट मीन्स जो आइगन वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होनी चाहिए। तो हम जो चूज कर लेते हैं आइगन वैल्यू TA1 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चूज कर रहे हैं, e टू द पावर ऑफ आटा 2 पाई x1, TA2 e टू द पावर ऑफ आटा 2 पाई x2 और TA3 e टू द पावर ऑफ आटा 2 पाई x3 के फॉर्म में हम आइगन वैल्यूज को चूज कर रहे हैं। तो इनको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं TAJ इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ आटा 2 पाई xj वेयर j रन्स फ्रॉम 1 to 3, मतलब j की वैल्यू 1 to 3 है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम कोई एक लैटिस वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं। लेट अस टेक अ लैटिस वेक्टर। लैटिस वेक्टर r is equals to n1a1 plus n2a2 plus n3a3। जैसा कि हमने बात की थी कि लैटिस वेक्टर ये रियल लैटिस वेक्टर है, मतलब ब्रेवे जालक में डिफाइन किया गया है, जहां जो ये वेक्टर दो जालक बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश है, दो लैटिस पॉइंट्स को मिलाने वाला वेक्टर है, लैटिस वेक्टर कहलाता है। तो ये और n1 n2 n3 क्या है? ये इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। तो आपकी जो आइगन वैल्यू टी आर, हम ये क्या हो जाएगी Tn1a1 प्लस Tn2a2 प्लस N3a3।
ये हम देख चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। टी आर प्लस आर इज इक्वल टू टी आर टी इंटू टी आर। तो ये इसी फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, इसको इस वाले का यूज करके, इस प्रॉपर्टी का, कि टी आर इज इक्वल टू टी एन वन ए वन इंटू टी एन टू ए टू इंटू टी एन थ्री ए थ्री। और साथ में ये भी प्रूव कर चुके हैं टी एल आर इज इक्वल टू टी टू द पावर ऑफ एल आर। तो इसको टी आर इज इक्वल टू हम टी एन वन ए वन को इस प्रॉपर्टी को यूज करके लिख सकते हैं, टी टू द पावर ऑफ एन वन, जैसे एल हुआ एन वन ए वन, टी टू द पावर ऑफ एन टू ए टू इंटू टी टू द पावर ऑफ एन थ्री ए थ्री। तो अब टी ए वन हमने वहां लिया था, कि इससे पहले लिया था कि टी ए वन इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ आटा टू पाई एक्स वन, इन ये एन वन और आ जाएगा, तो ई टू द पावर ऑफ आटा टू पाई एन वन एक्स वन। इसी तरह से हमने टी टू लिया था, ई टू द पावर ऑफ आटा टू पाई एन टू एक्स टू हो जाएगा ये, और ये ई टू द पावर ऑफ आटा टू पाई एन थ्री एक्स थ्री। तो ये हो गया ई टू द पावर ऑफ आटा टू पाई कॉमन ले लें, तो ये एन वन एक्स वन प्लस एन टू एक्स टू प्लस एन थ्री एक्स थ्री। अब हम एक अपना वेव वेक्टर के, तो जो वेव वेक्टर के डिफाइन करते हैं, वेव वेक्टर के हमेशा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर मतलब व्युत्क्रम जालक में डिफाइन किया जाता है। हम डिफाइन कर रहे हैं के इज इक्वल टू x1 b1 प्लस x2 b2 प्लस x3 b3 प्लस x1 b1 प्लस x2 b2 प्लस x3 b3, जहां पर b1 b2 b3 रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स हैं। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर यानी व्युत्क्रम जालक सदिश है। तो के डॉट आर निकालें। के तो ये हमने डिफाइन किया है और आर ये डिफाइन किया है। तो हम जब हमने व्युत्क्रम जालक पढ़ी थी, तब हमने व्युत्क्रम जालक सदिशों और ब्रेवे जालक सदिशों के बीच में संबंध को देखा था, जो कि आया था ए आई डॉट बी जे इज इक्वल टू टू पाई क्रोनिकर डेल्टा आई जे। मतलब यदि A1 डॉट B1 है तो ये 2 पाई होगा, A1 डॉट B2 0 होगा, A1 डॉट B3 0 होगा। वैसे ही यदि ये A2 डॉट B1 है तो 0 होगा, A2 डॉट B2 2 पाई होगा, A2 डॉट B3 0 होगा। वैसे ही A3 डॉट B1 0 होगा, A3 डॉट B2 0 होगा और A3 डॉट B3 2 पाई होगा। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे और जो हमने अभी बात की डॉट प्रोडक्ट की वैल्यूज यहाँ पुट अप करेंगे, तो आपको K डॉट R मिलेगा 2 पाई N1x1 प्लस N2x2 प्लस N3 x3। तो इसको हम इक्वेशन 13 में रख रहे हैं। इक्वेशन 13 हमारी इसमें e टू द ये जो k डॉट r इज इक्वल टू 2 पाई n1x1 प्लस n2x2 प्लस n3x3 मिला है। इसमें हम e टू द पावर ऑफ आटा ये k डॉट r हो जाएगा। तो ये जो टी आर है वो e टू द पावर ऑफ आटा k डॉट r। तो स्मॉल टी आर जो हमें मिला, इट इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ आटा k डॉट r। तो अब हम हमारी जो आइगन वैल्यू इक्वेशन थी टी आर कैपिटल टी आर साई आर इज इक्वल टू स्मॉल टी आर साई आर, तो इसमें हम वैल्यू रख दें टी आर के, तो e टू द पावर ऑफ आटा k डॉट r साई आर।
और हमें पता है टी आर साई आर, जैसे हमने ये ट्रांसलेशन ऑपरेटर डिफाइन किया है कि ये किस तरह साई आर पे ऑपरेट करेगा, तो साई आर प्लस आर हो जाएगा। तो यहाँ पर साई आर प्लस आर रख दें, तो साई आर प्लस आर इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ आटा के डॉट आर साई आर। ये सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्लॉक थ्योरम है, ये सेकेंड फॉर्म है जो हमने पहले बात की थी। अब हम साई के आर यू के आर ई टू द पावर ऑफ आटा के डॉट आर, यदि हम साई के आर को ये ले लें कि साई के आर इज इक्वल टू यू के आर ई टू द पावर ऑफ आटा के डॉट आर, जहां पर जो यू के आर है इसकी वही पीरियडिसिटी है जो कि पोटेंशियल एनर्जी की है, यानी यू के आर प्लस आर इज इक्वल टू यू के आर। तो ये हो जाएगा, इसमें आर प्लस आर रिप्लेस कर रहे हैं, तो साई के आर प्लस आर इज इक्वल टू यू के आर प्लस आर ई टू द पावर ऑफ आटा के डॉट, इसमें आर प्लस आर रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये आपको मिलेगा यू के आर प्लस आर, यू के आर है तो यहाँ यू के आर रख रहे हैं, यू के आर ई टू द पावर ऑफ आटा के डॉट कैपिटल आर ई टू द पावर ऑफ आटा के डॉट आर ई टू द पावर ऑफ, ये स्मॉल आर है, ये गलती से कैपिटल आर लिख गया है, ये स्मॉल आर है, ई टू द पावर ऑफ आटा के डॉट स्मॉल आर ई टू द पावर ऑफ आटा के डॉट कैपिटल आर। तो ये आपका यहाँ से आप रख सकते हैं, इट इज ये यहाँ से कि यू के आर ई टू द पावर ऑफ आटा के आर इज इक्वल टू साई के आर, ये साई के आर ई टू द पावर ऑफ आटा के डॉट आर। तो ये वही फॉर्म मिली जो कि अभी हमने निकाली थी, मतलब हमने साई के आर को ये मानकर चले हैं कि ये है, इससे रिप्रेजेंट किया है, तो हमें वही फॉर्म मिली है जो कि अभी हमने निकाली थी। दैट मीन्स कि जो ब्लॉक थ्योरम है उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो साई के आर इज इक्वल टू यू के आर ई टू द पावर ऑफ आटा के डॉट आर, ये एक फॉर्म हो गया ब्लॉक थ्योरम का, और ये दूसरा फॉर्म हो गया साई के आर प्लस आर इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ आटा के डॉट आर साई आर। तो ये हमने आज ब्लॉक थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ा और उसे किस तरह से प्रूव किया जाता है उसको हमने देखा। अब नेक्स्ट टर्न में हम क्रोनी-पेनी मॉडल को स्टडी करेंगे। धन्यवाद।